Hello friends, this is Aswani Sadhana Arjun, and today we are going to start another very important topic of constitutional law, that is Article 15 of Indian Constitution. In our last lectures we have discussed the concept of state provided under Article 12 of Indian Constitution, Article 13 and Article 14. जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम अपने लास्ट लेक्चर्स में फंडामेंटल राइट्स को डिस्कस कर रहे हैं। इससे जो पहले वाला लेक्चर है उसमें हमने आर्टिकल 14 को डिस्कस किया। आर्टिकल 14 में हमने दो टर्म्स देखे थे। अगर हम बेयर लैंग्वेज देखें आर्टिकल 14 की, तो आर्टिकल 14 ये कहता है द स्टेट शैल नॉट डिनाई एनी पर्सन इक्वलिटी बिफोर द लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। कि स्टेट किसी भी पर्सन के साथ, यहां पे पर्सन वर्ड यूज किया गया है आर्टिकल 14 में, इक्वलिटी बिफोर द लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉस का कॉन्सेप्ट पूरा हमने आर्टिकल 14 में समझा। आर्टिकल 14 में जो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉस का कॉन्सेप्ट है उससे हमें यह भी क्लियर हुआ कि एक रीजनेबल क्लासिफिकेशन किया जा सकता है अगर इंटेंजिबल डिफरेंसिया पे हो, मतलब एक क्लास बना के हम उनको एक अलग ट्रीटमेंट दे सकते हैं उनके बेटरमेंट के लिए। अब आर्टिकल 14 जो है ये राइट टू इक्वलिटी का एक जनरल रूल है। इसके आगे का आर्टिकल 15, 16, 17 एंड 18 ये इसी के इलस्ट्रेशन है या एग्जाम्पल्स हैं। आगे के किसी भी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आर्टिकल 14 को बहुत अच्छी तरीके से समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉस का पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर नहीं होगा तो आगे की ये चीजें समझ में नहीं आएंगी। तो आर्टिकल 14 अगर अभी तक आपने ना डिस्कस किया हो, ना उसको क्लियर किया हो, ना कहीं से पढ़ा हो, तो उसके बेयर प्रोविजन या लास्ट लेक्चर हमारा इसी पे है, आप जहां से चाहे इसको एक बार देख लें। उसके बाद आर्टिकल 15 आपको समझने में बहुत आराम होगी। चलिए हम स्टार्ट करते हैं आर्टिकल 15 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब आर्टिकल 15 की जो हेडिंग की हम बात करें, आर्टिकल 15 बात किस चीज की करता है? आर्टिकल 15 की जो मेन हेडिंग है वो कहता है नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ। मतलब ये पूरा आर्टिकल 15 हमें ये कहता है कि रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ के ग्राउंड्स पे किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। ठीक, स्टार्ट करते हैं आर्टिकल 15(1) से। आर्टिकल 15(1) पहला आर्टिकल है 15 का। आर्टिकल 15(1) ये कहता है स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट against any citizens on the grounds only religion, race, caste, sex and place of birth। टोटल 5 ग्राउंड दिए गए हैं आर्टिकल 15(1) में। और आर्टिकल 15(1) सीधे सीधे स्टेट को यह कहता है कि आप किसी भी सिटीजन के साथ ओनली मतलब केवल इन ग्राउंड्स पे आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हो। इसका मतलब क्या हुआ कि इन ग्राउंड्स के अलग अगर कोई दूसरा ग्राउंड है इनके साथ मिल जाता है, यानी दूसरे ग्राउंड्स पे आप डिस्क्रिमिनेट कर भी सकते हो। यानी अगर हम आर्टिकल 15(1) की बात करें तो क्या कहा गया है कि स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ओनली ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ। इन 5 ग्राउंड्स पे स्टेट जो है वो सिटीजन्स के साथ डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता है। अब जो आर्टिकल हमें ये बताता है डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता है, वही आर्टिकल हमें डायरेक्टली रास्ता दिखा रहा है कि इन 5 ग्राउंड्स के अलावा आप किसी के साथ अलग ग्राउंड्स पे डिस्क्रिमिनेशन कर भी सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे रेजिडेंस आर्टिकल 15(1) में नहीं है, तो आर्टिकल 15(1) में रेजिडेंस के ग्राउंड पे डिस्क्रिमिनेशन किया जा सकता है और वो वैलिड होगा। यहां पे जब भी हम बात करेंगे डिस्क्रिमिनेट की या डिस्क्रिमिनेशन की, तो आर्टिकल 14 अलाउ करता है रीजनेबल क्लासिफिकेशन को, यानी कि आप डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं बट ओनली फॉर द बेटरमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर क्लास। कि किसी क्लास के बेटरमेंट के लिए, एडवांसमेंट के लिए जो है आप डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं। ठीक, आर्टिकल 15(1) तो ये कहता है। अब हम बात करते हैं अगर आर्टिकल 15(2) की। आर्टिकल 15(2) भी यही कहता है कि स्टेट जो है वो इन्हीं ग्राउंड्स पे, इन्हीं ग्राउंड्स मतलब रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ, इन ग्राउंड्स पे किसी भी सिटीजन को किसी तरीके की कोई डिसेबिलिटी, कोई लाइबिलिटी, कोई रिस्ट्रिक्शन या कोई कंडीशन जो है वो इम्पोज नहीं करेगा। कहां पे इम्पोज नहीं करेगा? 15(2) 2 पार्ट्स में डिवाइड है, ए एंड बी।
एक ये कहता है कि किसी भी शॉप में, किसी रेस्टोरेंट में, किसी होटल पे, यहां अगर किसी को जाना है या इससे रिलेटेड कोई भी चीज है तो उस पर आप किसी तरीके का लाइबिलिटी, डिसेबिलिटी, रिस्ट्रिक्शन और कंडीशन इंपोज नहीं करेंगे। एक्सेस टू शॉप्स हो गया, रेस्टोरेंट्स हो गया, मॉल हो गया। अब यहाँ पे एक चीज ज्यादा टेक्निकल है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। अभी तक स्टार्टिंग से हम लगातार कर रहे हैं कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये जनरली अवेलेबल है अगेंस्ट द स्टेट। जो बार बार एक टर्म हमने यूज किया है जनरली, उस जनरली की स्टार्टिंग यहां से होती है। क्योंकि देखिए 15(2) का जो ए पॉइंट है ये स्टेट के अगेंस्ट तो अवेलेबल है ही, इसके साथ ही साथ ये अवेलेबल है प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट। कैसे? अब कोई भी शॉप्स, कोई भी रेस्टोरेंट अगर खुला हुआ है तो वो किसके लिए खुला होगा? जनरल पब्लिक के लिए खुला हुआ होगा। तो जो प्राइवेट इंडिविजुअल है वो भी इन 5 ग्राउंड्स पे केवल किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता है और किसी तरीके की उस पर कंडीशन नहीं लगा सकता है, रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकता है, लायबिलिटी इंपोज नहीं कर सकता है या डिसेबिलिटी नहीं कर सकता है। ओनली ऑन दीज 5 ग्राउंड्स। इसके साथ अगर कोई दूसरा ग्राउंड है तो अलग बात है। बी जो है ये केवल स्टेट के लिए बात करता है। 15(2)(b) क्या कहता है? 15(2)(b) में ये कहा गया है जैसे कोई भी जो पब्लिक प्लेस है जिसको एड दिया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से, मतलब पब्लिक प्लेस है, किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है, वहां इन ग्राउंड्स पे किसी को भी एंटर करने के लिए, एक्सेस करने के लिए आप जो है वो रोक नहीं सकते। जैसे उन्होंने एग्जाम्पल दिए हैं, बेथिंग घाट हो गया, वेल्स हो गए, पॉन्ड्स हो गए, रिवर्स हो गए, मतलब ऐसी कोई भी चीज जो पब्लिक के लिए है, जनरल पब्लिक के लिए है, किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है, तो वो किस में कवर हो जाएगी? आर्टिकल 15(2) के बी पार्ट में। अब देखिए आर्टिकल 15(1) सीधे सीधे कहता था कि स्टेट जो है वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा। किसके साथ नहीं करेगा? सिटीजन्स के साथ नहीं करेगा। किन ग्राउंड्स पे नहीं करेगा? ओनली ऑन रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम। या तो इन सब में, इनमें से किसी भी ग्राउंड पे उसके साथ किसी तरीके की डिस्क्रिमिनेशन स्टेट नहीं करेगा। 15(2) में कहा कि स्टेट जो है वो किसी भी सिटीजन के साथ किसी तरीके की लायबिलिटी, डिसेबिलिटी, रिस्ट्रिक्शंस और कंडीशंस जो है वो इंपोज नहीं करेगा जब उनको एक्सेस करना होगा। कोई शॉप हो गया, रेस्टोरेंट हो गया, मॉल हो गया, होटल्स हो गए, क्योंकि ये प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट भी अवेलेबल है। बी में ये कहा गया है कि जो पब्लिक प्लेस है और गवर्नमेंट से एडेड है, ठीक है, जिनको गवर्नमेंट से सहायता मिलती है, वहां भी इस तरीके का डिस्क्रिमिनेशन इन ग्राउंड्स पे नहीं किया जाएगा। यानी 15(1), 15(2) एक सीधी सीधी बात करते हैं डिस्क्रिमिनेशन ना होने की। ठीक। आर्टिकल 15(3) 15(3) क्या करता है? ये खुद एक एक्सेप्शन है इन 2 जनरल रूल्स का। Because we have discussed that under Article 15(1) and 15(2) no discrimination is allowed, but Article 15(3) is an exception of Article 15(1) and 15(2). Because Article 15(3) provides that if state wants, then that state may make laws for the betterment of women and children. बोले अगर स्टेट को ऐसा लगता है कि वुमेन और चिल्ड्रन के लिए कोई स्पेशल लॉ बनाने की जरूरत है तो स्टेट बना सकती है, वो लॉ वैलिड होगा एंड दैट लॉ विल नॉट बी वायलेशन ऑफ आर्टिकल 15(1) एंड 15(2). और बोले अगर वो लॉ बनाया जाता है वुमेन और चिल्ड्रन के बेटरमेंट के लिए तो वो लॉ जो है वो आर्टिकल 15(1) और 15(2) का वायलेशन नहीं माना जाएगा। मतलब आप वुमेन और चिल्ड्रन के लिए स्पेशल लॉ बना सकते हैं आर्टिकल 15(3) में, वुमेन एंड चिल्ड्रन के लिए। ठीक। अब आर्टिकल 15(1), 15(2), 15(3) ये कॉन्स्टिट्यूशन जब बनाया गया, जब इन्फोर्स किया गया उस समय से ही थे। इसके बाद के जो आर्टिकल्स हैं वो बाद में ऐड किए गए हैं और बाद में जो ऐड हुए हैं उसके पीछे कोई रीजन रहा होगा। तो हम देखने की कोशिश करते हैं कि वो क्या रीजन है जिसकी वजह से बाद में ये सब आर्टिकल जो है वो ऐड किए गए हैं। एक्चुअली में क्या हुआ कि एक केस आया, उस केस का नाम था स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस चंपकम दुराई राजन। केस आया स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस ये 1951 में केस आया। एक्चुअली में देखिए हुआ क्या कि जैसे ही
कॉन्स्टिट्यूशन हमारा इन्फोर्स हुआ। कॉन्स्टिट्यूशन के इन्फोर्स होते ही जो स्टेट थी, क्योंकि वेलफेयर स्टेट थी, तो लोगों की भलाई के लिए इन्होंने कई काम करने स्टार्ट किए। अब हमने जैसा पहले डिस्कस किया है कि फंडामेंटल राइट्स भी दिए गए हैं और पार्ट 4 में डीपीएस भी दिए गए हैं। तो मद्रास स्टेट ने क्या किया, इन्होंने एक कॉलेज में कुछ सीटें रिजर्व कर दी। बोले ये हम एक पर्टिकुलर ग्रुप के लिए, एक पर्टिकुलर क्लास के लिए ये सीटें हम क्या करते हैं, रिजर्व करते हैं। अब इन्होंने तो सीटें रिजर्व कर दी, लेकिन जब इन्होंने सीटें रिजर्व की तो इसके अगेंस्ट में लोग चले गए कहां पे, कोर्ट। क्योंकि कोर्ट में जाके उन्होंने कहा कि भाई ये जो है वो हमारे फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन है, आर्टिकल 15 का वायलेशन है। क्योंकि आर्टिकल 15 कहता है कि किसी तरीके का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, और ये मद्रास स्टेट जो है वो डिस्क्रिमिनेट कर रही है, हमारे फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा है। मद्रास स्टेट से पूछा गया तो उनका ही कहना था कि हम जो है वो आर्टिकल 46 को जो है उसको फुलफिल कर रहे हैं। क्योंकि आर्टिकल 46 ये कहता है कि SC ST के लिए अगर आप कोई भी बेटरमेंट के लिए काम करना चाहते हो, मतलब एक डायरेक्शन है स्टेट को कि आपको करने चाहिए। स्टेट को डायरेक्शन है आर्टिकल 46 में कि आप SC और ST के वेलफेयर के लिए कुछ काम कीजिए। यहां इन्होंने क्या कह दिया कि आप ये गलत कर रहे हैं। लोगों ने कहा कि हमारा डिस्क्रिमिनेशन है। तो कोर्ट ने क्या किया, कोर्ट ने मद्रास स्टेट ने जो ये रिजर्वेशन दिया था उसको इनवैलिड कर दिया, और इस केस में ये कहा गया कि आप ऐसा रिजर्वेशन नहीं दे सकते, ये आर्टिकल 15 का वायलेशन है। अब जैसे ही ये केस आया, इस केस का इफेक्ट ये हुआ, क्योंकि देखिएगा चाहे आप आर्टिकल 14 आप देख के आए हैं, इसका 15 देखिए, 16 देखिए, बेसिक स्ट्रक्चर देखिए, या जुडिशियल आपका अपॉइंटमेंट वगैरह देखिए। पार्लियामेंट और जुडिशरी में एक चलता रहेगा डिस्प्यूट कि अगर कोई बात सुप्रीम कोर्ट कहेगा या जुडिशरी कहता है तो पार्लियामेंट उसको चेंज करने की कोशिश करेगा, और चेंज करने का उनके पास रास्ता क्या है, अमेंडमेंट करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन में, और जो भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, जुडिशरी ने कहा है, उसको कोशिश करेंगे डिनाई करने की। तो वही हुआ, इस केस में कहा कि आप रिजर्वेशन नहीं दे सकते। इन्होंने तुरंत एक फर्स्ट अमेंडमेंट किया, और 1951 में ही, और फर्स्ट अमेंडमेंट से आर्टिकल 15(4) ऐड कर दिया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। आर्टिकल 15(4) was added by the first amendment in the Constitution of India। ठीक, अब आर्टिकल 15(4) ऐड तो कर दिया। इसमें कहा क्या इन्होंने, आर्टिकल 15(4) में इन्होंने कहा कि इफ स्टेट वांट्स देन दैट स्टेट may make laws for the betterment of or for the advancement of socially and educationally backward class, socially and educationally backward class। ठीक है, and SC and ST, SC ST की भी बात की इन्होंने। आर्टिकल 15(4) में इन्होंने कह दिया कि स्टेट अगर चाहे, उसको लगता है कि इनको जरूरत है किसी पर्टिकुलर क्लास को अलग से रिजर्वेशन देने की, या कोई ऐसी बेटरमेंट के लिए प्रोविजन बनाने की या लॉ बनाने की, तो स्टेट कर सकता है, और वो भी आर्टिकल 15(1) एंड 15(2) का वायलेशन नहीं होगा। यानी कि आर्टिकल 15(3) जैसे वुमेन एंड चिल्ड्रन के लिए एक एक्सेप्शन था पहले से ही, फर्स्ट अमेंडमेंट के थ्रू आर्टिकल 15(4) ऐड किया गया, और उस 15(4) के थ्रू इन्होंने क्या कह दिया कि सोशली एंड एजुकेशनली, यहाँ पे वर्ड याद रखिएगा, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड जो भी है उनके लिए, SC ST के लिए अगर स्टेट कुछ भी ऐसा लॉ बनाना चाहती है तो बना सकती है, और ये बनाती है अगर, तो वो वायलेशन नहीं होगा आर्टिकल 15(1) और 15(2) का। ये आ गया। इसके बाद ये रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट चलता रहा, बीच में कई डिस्प्यूट्स अराइज हुए। फाइनली एक केस आया जिसमें इन डिस्प्यूट्स को लेके कुछ लॉ को सेटल किया गया। उस केस का नाम था बालाजी वर्सेज स्टेट ऑफ मैसूर। बालाजी वर्सेज स्टेट ऑफ मैसूर, ये था 1962 का केस। अब बालाजी वर्सेज स्टेट ऑफ मैसूर का केस क्यों आया, हुआ क्या था? एक्चुअली में क्या था, मैसूर स्टेट ने अब 15(4) ने तो कहीं दिया था कि आप रिजर्वेशन दे सकते हो, 15(4) ने रिजर्वेशन दिया। रिजर्वेशन देते समय इन्होंने क्या किया, एक तो ये काम कर दिया कि बैकवर्ड क्लास को भी इन्होंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। कैसे? बोले एक तो बैकवर्ड क्लास है और एक मोर बैकवर्ड क्लास है।
यानी बैकवर्ड क्लास में भी इन्होंने दो क्लास बना लिए कि एक बैकवर्ड क्लास है, एक मोर बैकवर्ड क्लास है। और बैकवर्ड क्लास की कुछ सीटें अलग से रिजर्व कर दी, मोर बैकवर्ड क्लास की सीटें कुछ अलग से रिजर्व कर दी, एससी की कुछ अलग से रिजर्व कर दी, एसटी की कुछ अलग से रिजर्व कर दी। इसका इफेक्ट क्या हुआ कि ये टोटल रिजर्वेशन लगभग 68% चला गया। यानी कि टोटल सीट्स में से जो 68% सीट थी वो तो रिजर्व चली गई, अब बाकी सीट से काफी कम बची। इसी चीज को चैलेंज किया गया बालाजी वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर में। अब इन चीजों को लेके या रिजर्वेशन को लेके जो बालाजी वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर था, इसमें इन्होंने क्या किया, इसमें कुछ लॉ इन्होंने सेटल किया। सबसे पहली चीज तो इस केस में इन्होंने ये कह दिया कि जो बैकवर्ड क्लास एंड मोर बैकवर्ड क्लास का आप ये जो दो क्लास कर रहे हैं ये इनवैलिड है। पहली चीज क्या की कि जो आप बैकवर्ड क्लास और मोर बैकवर्ड क्लास को दो पार्टों में डिवाइड कर रहे हो, दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हो, ये चीज क्या हो गई है, ये इनवैलिड है, ये आप नहीं कर सकते। एक चीज। दूसरा इन्होंने कहा कि जो मैक्सिमम रिजर्वेशन है नॉट मोर देन 50%। दूसरी चीज इन्होंने कहा कि ठीक है आप रिजर्वेशन दे सकते हो, आर्टिकल 15(4) जो है वो अलाउ करता है, लेकिन जो टोटल रिजर्वेशन है वो 50% से एक लिमिट है, उसको एक्सीड नहीं कर सकता। यानी कि रिजर्व सीटें कभी भी 50% से ज्यादा नहीं हो सकती। तो एक तो इन्होंने बैकवर्ड और मोर बैकवर्ड को मना किया। दूसरा इन्होंने कहा कि जो टोटल सीट्स होंगी, टोटल रिजर्वेशन कभी भी 50% से ऊपर नहीं होगा। आगे देखिए। तीसरा इन्होंने कहा कि एक्चुअली में क्या था, जो रिजर्वेशन दिया जा रहा था वो कास्ट के ही ग्राउंड पे दिया जा रहा था। तो कोर्ट का कहना था कास्ट में नॉट बी ए सोल ग्राउंड फॉर रिजर्वेशन। कास्ट में नॉट बी a sole ground. Caste may be a very important point to provide the reservation, or caste may be a very important ground to provide the reservation, but caste may not be the sole ground for reservation. उन्होंने कहा कि कास्ट एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है, ठीक बात है, लेकिन कास्ट जो है वो सोल ग्राउंड नहीं हो सकता, नहीं केवल कास्ट के ही ग्राउंड पे आप किसी को रिजर्वेशन नहीं दे सकते। तीसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इन्होंने ये कहा। जब इसको आप देखेंगे ना और कंपेयर करेंगे दूसरे केस लॉ से, देखिए एक तो ये है कि आप इसको रट लीजिए, आसान तरीका है। मजा तब है कि जब ये चीजें आप खुद कंपेयर कर लीजिए, खुद आपको समझ में आएगा कि अच्छा इतना टाइम लगा, इतने टाइम के बाद ये चीज ऐड हुई और इसके पीछे क्या रीजन है। जब रीजन आपको समझ में आने लगेगा तो फिर ये याद नहीं करना पड़ेगा, आपको अपने आप ही सब चीजें समझ में आना स्टार्ट हो जाएंगी। यहां पे एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज इन्होंने की। इन्होंने क्या किया, जैसे हुआ क्या कि इन्होंने रिजर्वेशन दे दिया केवल सोशली बैकवर्ड के ग्राउंड पे, बोले कि ये जो है ये सोशली बैकवर्ड है इसलिए इनको रिजर्वेशन देना चाहिए। या किसी को दे दिया एजुकेशनली बैकवर्ड ग्राउंड पे, बोले ये एजुकेशनली बैकवर्ड है इसलिए इनको रिजर्वेशन मिलना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि देखिए केवल सोशली बैकवर्ड पे आप नहीं दे सकते हैं रिजर्वेशन, ना ही आप केवल दे सकते हैं एजुकेशनली बैकवर्ड पे, क्योंकि जो आर्टिकल 15 है वो एंड टर्म का यूज करता है, वो कहता है सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड। मतलब क्या हुआ कि अगर आपको किसी को रिजर्वेशन देना है तो सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास बोथ जब होंगे, मतलब सोशली भी हो एजुकेशनली भी हो, जब दोनों ये चीजें फुलफिल होंगी तभी आप क्या कर सकते हो, किसी को रिजर्वेशन दे सकते हो। अब आप सोचिए 1962 में बालाजी के केस में ये इंपॉर्टेंट चीजें डील की गई। इसके बाद भी ये चीजें चलती रही, क्योंकि जो आर्टिकल 16 है वो भी पूरा हमारा रिजर्वेशन से ही है, तो कई चीजें ऐसी हैं जो हम आर्टिकल 16 के साथ डिस्कस करेंगे। अभी हम केवल वही चीज डिस्कस करेंगे यहाँ पे जो हमारे लिए आर्टिकल 15 में रेलेवेंट है। बालाजी वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर का केस जो था, इसमें जितनी भी चीजें थी बीच में कई डिस्प्यूट होते रहे, बाकी इस टॉपिक पे लॉ सेटल हुआ जाके एक केस जिसका नाम था इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, और ये केस था 1992। यानी कि लगभग 30 साल के बाद, आफ्टर 30 इयर्स,
जो ये टॉपिक था, इस पे लॉ कुछ और सेटल हुआ जाके। इंद्रासाइनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1992। इसमें क्या था, जो बालाजी के केस में जो पॉइंट्स कहे गए थे या बालाजी में जो कोर्ट ने कहा था, उसी को या तो इन्होंने डिनाई किया या कुछ एक्सेप्शन साथ इन्होंने एक्सेप्ट किया। जैसे देखिए, अगर हम इससे कंपेयर करते चले, एक तो जैसे उन्होंने कहा था कि बैकवर्ड और मोर बैकवर्ड, ये क्लासिफिकेशन जो है ये गलत है, ठीक। इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि बैकवर्ड एंड मोर बैकवर्ड, बोले इस कॉन्सेप्ट को आप करो। जो बैकवर्ड क्लास आप देख रहे हो उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर लो, एक बैकवर्ड क्लास, एक मोर बैकवर्ड क्लास। यहां पे जो किया था, यहां ने इस करके ज्यादा रिजर्वेशन दे दिया था। यहां इंद्रासाइनी ने क्या किया, इंद्रासाइनी ने ये कॉन्सेप्ट दिया और ये कॉन्सेप्ट क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट कहलाया, ठीक। ये बेनिफिट के लिए हुआ इसी कास्ट के लिए। कैसे, यहां पे देखिए क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि जैसे क्रीम ऊपर निकाल ली जाती है, दूध है, दूध को हिलाते रहे, हिलाने से क्या हुआ, क्रीम ऊपर आ गई, उस क्रीम को निकाल के आपने अलग रख दिया। यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई हुआ। इनका ही कहना था कि जैसे ओबीसी की कई कास्ट होंगे, उसमें ओबीसी में कई लोग हो गए, अब बोले उस पर्टिकुलर क्लास में से क्रीम निकाल लो। मतलब कुछ लोग जो बहुत अच्छी पोजीशन में हैं और जिन्हें अगर आप रिजर्वेशन नहीं भी देंगे तब भी वो अपना काम बहुत अच्छे से चला सकते हैं, बोले इनको अब रिजर्वेशन की जरूरत नहीं है तो इनको आप अलग कर लो। बाकी जो बचे हुए लोग हैं, यानी कि जो मोर बैकवर्ड क्लास अब बचा हुआ है, इसको ही केवल आप रिजर्वेशन दो। तो यहां से एक कॉन्सेप्ट निकल के आ गया क्रीमी लेयर का, और इसको वैलिड कर दिया इंद्रासाइनी में। इंद्रासाइनी का केस मंडल कमीशन केस के नाम से जाना जाता है, ये आर्टिकल 16 में और अच्छे से आपको क्लियर होगा। तो एक तो इन्होंने कहा कि ठीक है, आप बैकवर्ड क्लास और मोर बैकवर्ड क्लास में से जो क्रीम है, बैकवर्ड का मतलब इन्होंने क्या, क्योंकि क्लास तो वही रहेगा, उस क्लास की जो क्रीम है वो बैकवर्ड हो जाएगी, मोर बैकवर्ड मतलब जो बच गए हैं, बोले क्रीम को आप अलग कर लीजिए, उनको रिजर्वेशन जरूरत नहीं, तो बाकी लोगों को रिजर्वेशन दे दो। तो एक तो क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट जो है वो एड ऑन कर दिया गया इंद्रासाइनी के केस में। अब देखिए बालाजी से हम कंपेयर कर रहे हैं, बालाजी ने कहा था कि नॉट मोर देन 50%, इसको इन्होंने वैलिड माना। बोले रिजर्वेशन जो है ये बात सही है, नॉट मोर देन 50%, जो सीलिंग लिमिट है वो 50% इन्होंने भी मान ली। इन्होंने कहा था कास्ट में नॉट बी अ सोल ग्राउंड, इन्होंने कहा था कास्ट में बी अ सोल ग्राउंड फॉर रिजर्वेशन। ये कहते हैं कास्ट जो है वो सोल ग्राउंड नहीं हो सकता है। इंद्रासाइनी ने कहा कि कास्ट जो है वो सोल ग्राउंड हो सकता है, यानी केवल कास्ट के आधार पे, केवल कास्ट के ग्राउंड पे आप किसी को भी रिजर्वेशन देते हैं तो वो वैलिड होगा। एक और कॉन्सेप्ट आता है रिजर्वेशन में, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रिजर्वेशन का। तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रिजर्वेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो भी स्टार्ट हुआ था इंद्रासाइनी से ही। यहाँ पे थोड़ा सा ये और आप समझ लीजिए कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल होता क्या है रिजर्वेशन। वर्टिकल मतलब ये हो गया आपका, जैसे टोटल सीट्स है 100 मान लीजिए, अब टोटल सीट्स 100 है तो उसमें रिजर्वेशन जब होगा तो मान लीजिए एससी की कुछ हो गई, कुछ एसटी की हो गई, कुछ ओबीसी की हो गई, इस तरीके से एक रिजर्वेशन आपने दिया। ये रिजर्वेशन कैसा है, ये वर्टिकल है। अब मान लीजिए 80 की सीट है, अब इन फॉर एग्जाम्पल हमने मान लिया 15 सीट जो है वो 80 की है किसी वैकेंसी में, या मतलब किसी इंस्टीट्यूशन में एडमिशन के लिए, क्योंकि जो आर्टिकल 15 है जनरली किसी भी इंस्टीट्यूशन में एडमिशन वगैरह के लिए जो है वो सीटें रिजर्व करता है कि उनको जो भी बैकवर्ड या SC/ST है उनको किसी इंस्टीट्यूशन में एडमिशन के लिए जो है वो उनके बेटरमेंट के लिए चीजें दी जा सकती हैं। अब यहाँ पे SC के लिए मान लीजिए 15 थी, ST के लिए कुछ थी, OBC के लिए कुछ थी, तो ये जो है ये तो वर्टिकल हो गया रिजर्वेशन। अब इन SC की सीट्स में ही मान लो कुछ फीमेल्स के लिए सीट है, कुछ डिसेबिलिटी पर्सन के लिए सीट्स हैं। ये क्या होता है, रिजर्वेशन के अंदर रिजर्वेशन होता है। तो ये जो रिजर्वेशन अंदर होता है ये हॉरिजॉन्टल कहलाता है, और ये जो रिजर्वेशन है ये वर्टिकल कहलाता है। एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कभी हो सकता है कोई पूछ दे किस केस में आया, तो आप ध्यान रखेंगे कि जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल का कॉन्सेप्ट है ये निकल के आया था इंद्रासाइनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में। तो ये बालाजी वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर में कुछ चीजें कही गई, इंद्रासाइनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में की गई। कई केस लॉज हैं, कई कमीशंस हैं, कई चीजें हैं जो हम डिस्कस करेंगे आर्टिकल 16 के साथ। आर्टिकल 15 से रिलेटेड जो कुछ और चीजें हैं उनको हम देखते हैं। देखिए
एक्चुअली में ये टॉपिक जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग है अगर आप कंपेयर करके पढ़ेंगे, और वैसे अगर आप बुक से पढ़ने बैठ जाएंगे तो फिर ये इतना लेंथी हो जाता है, जल्दी समझ में नहीं आता। समझ में क्या नहीं आता कि आप रट सकते हैं बस केवल, और अगले दिन भूल जाएंगे। अगर कंपेयर करके एक बार अच्छे से समझ लेंगे तो फिर आपका कॉन्सेप्ट खुद ही क्लियर हो जाएगा। यहां तक तो ये सब चीजें सही थी कि ठीक है रिजर्वेशन हो सकता है, दिया जा सकता है। बालाजी ने कुछ अपने ग्राउंड्स कर दिया, उसको और क्लियरिफाई कर दिया। इंदिरा साहनी के केस में, एक इंदिरा साहनी के केस के बाद में डिस्प्यूट स्टार्ट हो गया कि जो ठीक है जो हमको रिजर्वेशन मिल रहा है ये केवल गवर्नमेंट एडेड कॉलेज में मिल रहा था या इंस्टीट्यूशन में मिल रहा था, प्राइवेट में नहीं मिल रहा था। आगे चल के कई केसेस आए जिसमें ये बार बार डिस्प्यूट अराइज हुआ कि क्या जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट है उनमें भी क्या ये रिजर्वेशन की बात की जा सकती है, रिजर्वेशन दिया जा सकता है। तो वैसे तो एक केस सफिशिएंट है इसमें कि जो 2005 का एक केस था, उस केस के बाद ही ये चीजें चेंज हुई, लेकिन उसके साथ दो केस और थे जो उसी से रिलेटेड है। उन तीनों के अगर नाम आप जाने रहेंगे तो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। एक था TMA पाई फाउंडेशन, TMA फाउंडेशन वर्सेस, ये था स्टेट ऑफ कर्नाटका। ये केस था आपका 2003 का। ठीक, टॉपिक वही है कि क्या प्राइवेट इंस्टीट्यूट में जो है वो रिजर्वेशन दिया जा सकता है या नहीं दिया जा सकता है। तो उसमें पहला केस आया TMA पाई फाउंडेशन वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका, इस्लामिक एकेडमी वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। एक और केस आया इस्लामिक एकेडमी वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, ये भी 2003 का ही केस था। इसके बाद एक केस आया 2005 में, इनामदार वाला, PA इनामदार वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। ये तीनों केसेस लगभग यही थे। यही कहा जाता है कि इन तीनों केसेस का जैसे होता है चंपकम दोहराई राजन का इफेक्ट क्या हुआ, फर्स्ट अमेंडमेंट। यहां भी कुछ अमेंडमेंट ही हुआ, इसलिए इन तीन केसेस को बताना जरूरी है कि TM पाई फाउंडेशन वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका, इस्लामिक एकेडमी वर्सेस स्टेट ऑफ केरला एंड PA इनामदार वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। इन तीनों में यही है। केस में जो जिस्ट निकल के आया वो ये था कि कोर्ट ने यही कहा कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में आप जो है वो रिजर्वेशन नहीं दे सकते। अब जैसे ही कोर्ट ने कहा कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में आप रिजर्वेशन नहीं दे सकते, पार्लियामेंट ने क्या किया, अमेंडमेंट किया। अमेंडमेंट कौन सा किया, 93rd। कब किया, 2006 में किया। क्या इससे, आर्टिकल 15(5), क्योंकि 15(4) तो हम पढ़ चुके हैं, आर्टिकल 15(5) ऐड कर दिया गया 93rd अमेंडमेंट 2006। किन केसेस की वजह से, इन तीन केसेस की वजह से। आर्टिकल 15(5) में उन्होंने कहा क्या, आर्टिकल 15(5) में उन्होंने कहा कि सेम वही लैंग्वेज है। आप बेयर प्रोविजन, देखिए ये समझने के लिए एक बार बेयर एक्ट आपको जरूर रखिएगा, क्योंकि पूरा कॉन्सेप्ट हमने समझा दिया। बेयर प्रोविजन जरूर पढ़िए कि बेयर प्रोविजन क्या कह रहे हैं, फिर लिंक करेंगे इन केसेस के साथ या इन अमेंडमेंट के साथ, तब आपको और ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। तो जो 93rd अमेंडमेंट था 2006 में, उससे आर्टिकल 15(5) ऐड किया गया और ये कहा कि जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट है उसमें भी आप रिजर्वेशन दे सकते हैं। ठीक, बट नॉट इन माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस। ठीक, बोले जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट है इसमें भी आप रिजर्वेशन दे सकते हैं, लेकिन जो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस है, ये आर्टिकल 13 के साथ जो है बाद में आप देखेंगे 13(1) में माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस की बात की गई। माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन जो है उसमें आप नहीं दे सकते, लेकिन बाकी जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है इसमें भी रिजर्वेशन दिया जा सकता है। कहां कहा गया, आर्टिकल 15(5) में। और आर्टिकल 15(5) ऐड कैसे हुआ, 93rd अमेंडमेंट 2006। अब हमने बताया कि जब भी कोई ऐसी चीज आती है तो उसको भी चैलेंज कर दिया जाता है। तो ये 93rd अमेंडमेंट जो है ये चैलेंज किया गया था। एक केस बहुत इंपॉर्टेंट है, अशोक ठाकुर
वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। और ये केस जो है ये है 2008 का। अशोक ठाकुर के केस में जो 93rd अमेंडमेंट था इसको चैलेंज किया गया। इस अमेंडमेंट के थ्रू एक लॉ बना लिया गया था रिजर्वेशन को लेके, उसके कुछ सेक्शन चैलेंज किए गए, मतलब इसमें कई चीजें चैलेंज की गई थी। अब हमसे जो रिलेटेड इस टॉपिक से रिलेटेड है उसमें हमें केवल कुछ टॉपिक को देखना है कि फाइनली इसमें कहा क्या गया, क्योंकि एक केस में तो कई चीजें कही जाती है और सबसे हमारा मतलब नहीं होता है। जैसे हम देखेंगे इंदिरा साहनी के भी कुछ पॉइंट्स अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, वो हम डिस्कस करेंगे आर्टिकल 16 के साथ। यहाँ पे अशोक कुमार ठाकुर के केस में अशोक ठाकुर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में देखिए एक तो ये आया कि इन्होंने कहा कि जो आप प्राइवेट इंस्टीट्यूशन को दे रहे हैं ये कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर जो है किस्मत भारती में कहा गया उसको वायलेट कर रहा है। दूसरे बोले ये आर्टिकल 15 का भी वायलेशन है, या आर्टिकल 14 राइट टू इक्वलिटी का भी वायलेशन है कि जब प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में आप दे रहे हो तो फिर माइनॉरिटी में क्यों नहीं दे रहे हो। तो ये कई चीजें थी। फाइनली ये था कि अशोक ठाकुर के केस में इन्होंने 93rd अमेंडमेंट को वैलिड डिक्लेयर कर दिया। जो 93rd अमेंडमेंट था अशोक ठाकुर के केस में इन्होंने कहा कि ये हमारा हो गया अशोक ठाकुर का केस। इसके बाद आर्टिकल 15 में ऐड हुआ आर्टिकल 15(6). वो कैसे ऐड हुआ? 103 अमेंडमेंट था। कब का था ये? 2019, यानी कि 2019 में 103rd अमेंडमेंट किया गया मोदी सरकार ने, और इससे इन्होंने क्या किया, एक पार्ट और ऐड किया 15(6). 15(6) से क्या हुआ कि जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, और ये जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है इसमें वो लोग नहीं आएंगे जिनको पहले से रिजर्वेशन मिल रहा है, मतलब SC, ST और OBC के लिए नहीं होगा, ये जनरल कैटेगरी के लिए 10% सीट जो है ये, या आप ये कह सकते हैं कि जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है जनरल क्लास का, उसको 10% रिजर्वेशन दिया गया है आर्टिकल 15(6) के थ्रू। ये कब दिया गया है? 2019 में मोदी सरकार ने। तो फ्रेंड्स ये हुआ हमारा आर्टिकल 15 पूरा। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल में या नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे आर्टिकल 16। तो अपना ध्यान रखिए, सेफ रखिए। थैंक्स अ लॉट।